नमस्कार दोस्तों, रीट अंतिम प्रहार के रूप में 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे। तो एग्ज़ाम में 100% हुबहू प्रश्न आपको इन प्रश्नों में से मिलेंगे। बात करेंगे हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित रीट पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान SST की। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों के जिसके अंदर आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति के सारे प्रश्नों का संग्रह महत्वपूर्ण मिलने वाला है। अंतिम प्रहार है एग्जाम के ऊपर। एग्जाम में 1 से 2 दिन बचे हैं, तो अंतिम समय में एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। रीट लेवल 2 से आप तैयारी कर रहे हो तो SST का अंतिम प्रहार है एग्जाम के ऊपर। 200 प्लस प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अंतिम समय में प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। प्रैक्टिस है मैक्स मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परिपूर्ण होता है। और आपकी सफलता में 4 चांद लगा देंगे ये प्रश्न। अंतिम समय में अंतिम प्रहार है। पहला प्रश्न आपका, नीचे दिए गए हड़प्पाकालीन स्थलों को उन राज्यों से सुमेलित कीजिए जहां वह अवस्थित है, यानी जहां ये अवस्थित है उन राज्यों से सुमेलित करना है। तो आलमगीर जो था उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित था, धोलावीरा गुजरात के अंदर स्थित था, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के अंदर स्थित था, और कालीबंगा राजस्थान के अंदर, यानी ऑप्शन अ राइट है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कलाकृतियों में कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है, पूछा है आपको। पशुपति मोहर प्राप्त हुई है, बलुआ पत्थर का पुरुष दर प्राप्त नहीं हुआ है, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है, काश्य मूर्ति प्राप्त हुई है, और आपको पूछा नहीं हुई है तो बलुआ पत्थर का पुरुष दर प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था। तो सैलखड़ी का प्रयोग किया गया था, लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, चांदी का प्रयोग किया गया था, कैल्साइट का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे आपको पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता में किस सामग्री का मोहरों के निर्माण प्रयोग नहीं किया गया था, तो लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बालाकोट जो है बलूचिस्तान के अंदर स्थित है, और चहुंद्रो जो है सिंध के अंदर स्थित है, और भगतराव जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है, और रोपड़ जो है वो पंजाब के अंदर स्थित है, यानी ऑप्शन स राइट है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है, पूछा है आपको। ध्यान रखिए, आप नहीं का बिल्कुल ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर ले इसको एग्जाम के अंदर। तो हाथी, बाघ है, गेंडा है, लेकिन बेल नहीं है, तो आपको नहीं पूछा है तो बेल नहीं है। अगला प्रश्न है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो हड़प्पा से समाधान R37 प्राप्त हुआ है, लोथल के अंदर गोदीवाड़ा और कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन ब राइट है। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन 2 की जगह 3 होना चाहिए डी वाले में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार के लिए सत्य है, सत्य पूछा है आपको। तो नीचे कूट का प्रयोग करना है आपको। तो मार्शल ने इसे विश्व का महान आश्चर्य निर्माण कहा, बिल्कुल सही है। और इसके पूर्व और पश्चिम में सीढ़ियाँ है, नहीं है। जलकुंड वाटर प्रूफिंग का विश्व का पहला उदाहरण है, बिल्कुल सही है। और राखालदास बनर्जी ने बृहत स्नानागार की तुलना पुष्कर अथवा कमलताल से की है, नहीं है। यानी इसमें पहला और तीसरा राइट है, यानी पहला और तीसरा यानी ब ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पाकालीन स्तर दुर्गीकृत नहीं था, पूछा है आपको। तो चहुंद्रो दुर्गीकृत नहीं था, और रोपड़, धोलावीरा और लोथल दुर्गीकृत थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मोहनजोदड़ो से श्वेत पत्थर का सिर मिला है, हड़प्पा से लाल बलुआ पत्थर का धड़ मिला है, और बनावली से गहरे हरे रंग की नटकला प्रदर्शन की मूर्ति मिली है, और धोलावीरा से उकड़ू बेटी नग्न मूर्ति मिली है, यानी विकल्प द राइट है। अगला प्रश्न, 1947 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। तो R.E.M. व्हीलर डायरेक्टर जनरल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। धोलावीरा से पॉलिश युक्त स्तंभ मिले हैं, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से पट्टेदार जल निकासी मिली है, और हड़प्पा से श्रमिक आवास मिले हैं, यानी ऑप्शन स राइट है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ अवस्थित है। तो गुजरात के अंदर, जो गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुहर प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो से।
अगला प्रश्न, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, मनकों में छेद करने के विशिष्ट उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो चौंद्रों से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, धोलावीरा से मिले, उपरोक्त सभी। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा ले आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है आपको? तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, यानी 33 देवों का उल्लेख ऋग्वेद में है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जबालू उपनिषद में मिलता है, बिल्कुल है। और ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है, बिल्कुल सही है। तो आपको पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संवाद, कथन और वेद ब्राह्मण उपनिषद को सुमेलित करना है। जल प्लावन कथा जो है शतपथ ब्राह्मण में है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है बृहदारण्य उपनिषद के अंदर है। और यम नचिकेता संवाद जो है कठोपनिषद के अंदर है। और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद में है, तो ऑप्शन स राइट है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो पुरुष सूक्त में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अस्किनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम था। और वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम था। और परुष्णी रावी नदी का प्राचीन नाम था, ऑप्शन अ राइट है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे हुबहू, ध्यान रखिए आप। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को। ऋग्वेद काल में राजनीतिक संगठन का सबसे छोटी इकाई से पदोपसोपान क्रम क्या था? तो कुल सबसे छोटा था, कुल से बड़ा ग्राम होता था, ग्राम से बड़ा विश्व होता था, विश्व से बड़ा जन होता था, ऑप्शन ब राइट है। किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? तो वरुण को। बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख में निम्न में से किस वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? मित्र, वरुण, इंद्र, नासक, यानी उपरोक्त सभी देवता का वर्णन मिलता है बोगज कोई अभिलेख में। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं पूछा है आपको? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, लेकिन अथर्ववेद नहीं है, शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद नहीं है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? तो जबाल उपनिषद में मिलता है। लोहे को सर्वप्रथम किस ग्रंथ में श्याम अथवा कृष्ण अयस कहा गया है? तो अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र एवं अग्नि का स्थान किस देवता ने ले लिया? तो प्रजापति ने। वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो पुरोहित। सत्यमेव जयते राजचिन्ह किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सोम एक पौधा था, बिल्कुल सही है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश प्रमुख देवता थे, नहीं थे। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, बिल्कुल सही है। उपनिषद व अरण्य ग्रंथ रचे गए थे, नहीं। और इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, नहीं। यानी यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन अ राइट है। रावी नदी का प्राचीन नाम था, तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी नदी था। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता व्रत हंता के रूप में ज्ञात है? इंद्र। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे नामाकृत देवता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं की युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी यानी रावी नदी किनारे। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस की इकाई थी? तो मूल्य की। तमसोमा ज्योतिर्गमय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो बृहदारण्य उपनिषद में। प्राचीन भारतीय 16 संस्कार प्रथम संस्कार कौन सा था? तो गर्भाधान संस्कार। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक देवता नहीं है? विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा थे, लेकिन कृष्ण नहीं थे, तो आपको नहीं पूछा है, कृष्ण नहीं थे। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो ग्रामणी। बुद्ध द्वारा सिगल नामक अमीर गृहपति के साथ उपदेशात्मक वार्तालाप का उल्लेख किसमें मिलता है? सुत्त पिटक में। ताज उल इकबाल तारिक गोपाल की रचना किसने की थी? तो शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम किस रियासत की नवाब थी? तो भोपाल की जगह भोपाल होना चाहिए। किसका संबंध सांची के पुरावशेषों के अध्ययन से है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम से। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों की किसे समर्पित किया था? तो सुल्तान जहां बेगम को। निम्नलिखित विशेषता पर विचार कीजिए। अजित केस कंप्लेन इसके प्रमुख विद्वान थे, इसे सामान्यतः भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में किस संप्रदाय संप्रदित है? लोकायत से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है आपको? सांची और भरत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के सही है। अमरावती और पेशावर में शाहजी की डेरी में स्तूपों में ताक तथा मूर्तियों के उत्कीर्ण के उदाहरण बिल्कुल सही है। शाल भंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से नहीं है। बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे, बिल्कुल सही है। तो आपको पूछा है असत्य पूछा है, तो स राइट है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक और विषय। विनय पिटक के अंदर दर्शन नहीं है।
सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, बिल्कुल सही है। अभिधम पिटक नियमों का संग्रह नहीं है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? केवल 2 सही है, यानी ब ऑप्शन सही है। मगध किन नदियों के किनारे स्थित था? तो गंगा और सोन नदियों के किनारे। महाजनपद की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो लौह अयस्क खदानों की अवस्थिति। गंगा सोन नदियों को यातायात, जल वितरण आदि कार्यों में उपयोगिता। मगध क्षेत्र में जंगलों में हाथियों की उपलब्धता। उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन द राइट है। बिंबिसार अजातशत्रु कहाँ के शासक थे? तो मगध के। प्रारंभ में मगध की राजधानी थी तो राजगृह या गिरिवज्र। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मैसेडोनिया का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख की उद्धरण निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मौर्य प्रशासन में अधिकारी और कर्तव्य समाहर्ता। तो महासंग्रहक इनका कर्तव्य था, और सन्निधाता का कोषाधिकारी। कर्मांतिक का जो था वो खानों का प्रमुख, और व्यवहारिक जो था मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन ब राइट है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रचयिता और साहित्य पुस्तक के रचयिता कौन कौन थे? क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखी थी, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, और सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी थी, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र लिखी थी। तो ऐसे कूट वाले प्रश्नों को आप ध्यान रखें, ऑप्शन राइट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रांत और राजधानी को। कलिंग की राजधानी तोसली, उत्तरापत्त की राजधानी तक्षशिला, प्राच्य प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र, और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ऑप्शन अ राइट है। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो मेगस्थनीज, जिसने इंडिका किताब लिखी थी। दिव्य वरदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो बाल पंडित ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का भाग नहीं है? पूछा आपको, धर्मी का नहीं है। अशोक के पाषाण से बनी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कनगन हल्ली से। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? धम्म महामात्र। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द और संबंधित अर्थ। गहपति तो जमींदार तथा छोटे किसान के लिए। वेल्लालर तो बड़े जमींदार के लिए। उलबर हलवा के लिए, यानी उपयुक्त में से सही है, तो 1 2 3 तीनों सही है। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वेल्लालोर तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जमींदार होते थे। उनवार साधारण हलवा, कडेसियर भूमिहीन मजदूर, और अधमई अणमई दास होते थे। तो ऑप्शन डी यानी 1 2 3 4 सभी सही है। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे कहा जाता था सार्थ यानी सार्थवा। इनमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो भितरगांव का मंदिर, सिरपुर का मंदिर। उपयुक्त दोनों। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मानकुमार प्रयाग से। गुप्त काल में पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? तो ताम्रलिप्ति। सुमेलित कीजिए समूह को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दशावतार मंदिर देवगढ़ का, विष्णु मंदिर तिगवा का, शिव मंदिर बुमरा का, और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, और पार्वती मंदिर नाचना कुठार का, यानी ऑप्शन ब राइट है। श्रेणी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादकों तथा व्यापारियों का संघ था। वे कहीं लोह उपकरणों का उपयोग करते थे। ये कच्चा माल खरीदते तथा उससे सामान तैयार कर बाजार में बेचते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द और संबंधित अर्थ। गृहपति जमींदार तथा छोटे किसान। विल्लाल और बड़े जमींदार। उल्लर हलवाहा। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 1 2 3 तीनों सही है। प्रयाग प्रसिद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयाग प्रसिद्धि की रचना हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त का राजकवि था, नहीं, तो ऑप्शन ब राइट है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उभरे राज्यों में सुमेलित नहीं है। तो कन्नौज का मोखरी वंश है, थानेश्वर का वर्धन वंश है, वल्लभी हूण नहीं है, मालवा का यशोवर्धन यानी ओलिकर वंश है। सुमेलित नहीं है। मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग 2200 वर्ष पहले हुआ, सही है। कुषाण वंश लगभग 2000 वर्ष पहले, बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य स्थापना लगभग 1700 वर्ष पहले, बिल्कुल सही है। सातवाहन वंश लगभग 2200 वर्ष, नहीं है। बुद्ध चरित्र के लेखक माने जाते हैं? तो अश्वघोष।
इनमें से सुमेलित नहीं है पूछा है आपको। तो वंश और संस्थापक से संबंधित कुषाण की स्थापना यानी कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की थी, बिल्कुल सही है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल सही है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। और गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, नहीं है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, ऑप्शन द राइट है। आपको पूछा है नहीं है तो द राइट है। मेरुल्लो स्तंभ किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। इनमें से कौन सा स्तूप का भाग नहीं है पूछा है आपको? वेदिका है, हर्मिका है और मेदी है, तना नहीं है। तो आपको नहीं पूछा है तो तना नहीं है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था? तो राजराज प्रथम। असंगत का चयन करना चरक औषधि शास्त्र थे, सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे, बारामीर पंच सिद्धांतिका और आर्यभट्ट ने गणितज्ञ थे, यानी सभी सही है, ABCD। किसे मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो ऐहोल को। चोल कालीन देनदान भूमि का संबंध किससे था? तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि से। राजराज प्रथम चोल ने उत्तरी श्रीलंका को जीतकर नई राजधानी बनाई थी, तो पोल नुरुआ। चोल शासक जिसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ? राजेंद्र द्वितीय। तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करता था? राजराज प्रथम। राज राजेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। तंजौर के चोल राजवंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विजयालय ने। किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान प्रारंभ किया? तो राजेंद्र प्रताप ने दक्षिण एशिया में नौसैनिक अभियान प्रारंभ किया था शुरुआत में। निम्न में से किस चोल शासक ने लंका को विजित किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगेकोट चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। चोल किसके सामंत थे? तो पल्लव के। चोलों ने किसके शासनकाल को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो मदुरा के पांड्य। कौन सा राजवंश स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। चोल अभिलेखों में कितनी प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो उर, महासभा, नगरम, उपयुक्त सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा चोलकालीन प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम छोटे से बड़ी इकाई की तरफ है? तो सबसे छोटी इकाई कुर्रम, नाडु, कोट्टम, जिसको वलनाड और मंडलम, ऑप्शन अ राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है आपको? मंदिर और शासक। कोरंगनाथ मंदिर पारांतक, बिल्कुल सही है। ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज प्रथम नहीं है। चोलेश्वर मंदिर विजयालय सही है। त्रिभुवनेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग सही है, लेकिन आप पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज प्रथम नहीं है। चोल काल में गांव के समूह को कहा जाता था नाडु। चोल काल में वेल्लाल से तात्पर्य धनी किसान से। कौन सा युग्म सुमेलित है? पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, तिरुनमट्टुकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, वेलावगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, उपयुक्त सभी सही है। चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी ब्रह्मदेय। चोल काल में नगरम क्या था? व्यापारियों का संघ। कंबुज के अंगकोर वाट का निर्माण किस शासक के राज्यकाल में हुआ? तो कोंडीय द्वितीय के शासनकाल में। आर.सी. मजुमदार के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हो गया था? तो 8वीं शताब्दी में। प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवनद्वीप कहा गया? जावा को। मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? खोतान। दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? श्रीविजय। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? राज सिंह ने, जो मेवाड़ के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? रीट में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। तो पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पूंजा थे और जयमल मेहता थे और चारण जैसा थे, यानी ऑप्शन द राइट है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था तो राम प्रसाद। ये भी रीट के अंदर पूछा गया 2018 में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो कालिंजर के विरुद्ध। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी तो 57 वर्ष। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहाँ का शासक कौन था? तो महाराणा उदय सिंह। किस समूह की खगोलीय वेधशाला का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था, यानी आमेर के शासक जय सिंह द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, जिसमें जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था औरंगजेब। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? बीकानेर के राय सिंह को। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1526 ईस्वी में। किस वर्ष में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया? 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1540 में। 1572 मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। निम्नलिखित में किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? बयाना के युद्ध में। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 में। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था उदय सिंह।
राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। राय सिंह को मुगल दरबार 5000 की मनसब प्राप्त थी, बिल्कुल सही। और राय सिंह ने शहजादा सलीम को 1603 ईस्वी में मेवाड़ अभियान में भाग लिया था, तो 1 और 2 दोनों सही है। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? राव अनूप सिंह को। मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो देबारी 1680 में। मनसब शब्द से तात्पर्य है पद से। मुगल पद प्रणाली कहा जाता था मनसबदारी। अकबर के शासनकाल में 5000 की पदवी वाले मनसबदारों की संख्या कितनी मानी जाती थी? 29। निम्नलिखित में से किसने 10 वर्ष 1570 से 80 की अवधि के लिए कृषि पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया? टोडरमल ने। 10 साल बंदोबस्त टोडरमल बंदोबस्त के तहत राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को कहा जाता था जब्ती। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपा आबादी और मुल्क आबादी का संबंध था? पुस्तक के भाग से। असंगत चयन कीजिए। अमीन राज की भूमिका रक्षक असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा आपको? 4 चमन, चंद्रभान ब्राह्मण, चंडी मंगल, मुकुंदाराम चक्रवर्ती, अकबरनामा, अबुल फजल, लेकिन हुमायूंनामा नासिरुद्दीन नहीं है। अभिवादन का वह तरीका जिसमें दरबारी दाएं हाथ को तलहटी के ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाता है, कोर्निस कहा जाता है। मस्जिद के निर्माण से संबंधित सुल्तानों के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित है? तो बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, मोर्ट की मस्जिद सिकंदर लोदी, उपयुक्त सभी सही है। कौन सी स्थापत्य संरचना 4 बाग पद्धति पर आधारित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, शालीमार बाग कश्मीर, लाल महल बारी, उपयुक्त सभी। खोज सुल्तानी राजा का तालाब का निर्माण दिल्ली के किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने। आगरा दुर्ग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो अकबर ने। 4 बाग बनाने की परंपरा किस मुगल बादशाह के समय से शुरू हुई थी? तो अकबर से। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्यों के प्रति सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी राज्य में सर्वप्रथम शामिल की गई रियासत थी सतारा। प्लासी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का नवाब नहीं बना? मीर जाफर बना, मीर कासिम बना, सिराजुद्दौला बना, लेकिन राय दुर्लभ नहीं बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य हुआ? 1767 से 69 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टम की संधि निम्नलिखित के बीच की गई थी? टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई के अंदर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? कर्नल रीड के द्वारा। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु थी नील। 18वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने मलमल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो ढाका। निम्नलिखित दक्षिण भारत के कौन से समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? तो केकोलॉर, देवांग, साले, एबीसी सभी सही प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन स एबीसी तीनों प्रसिद्ध थे। निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे को चरखे में शामिल किया गया? 1931 में। ब्रिटिश काल में कौन से भारतीय क्षेत्र अपने जामदानी बुनाई के हेतु प्रसिद्ध थे? ढाका और लखनऊ। निम्न में से कौन सा शहर अपनी पटोला बुनाई के लिए प्रसिद्ध था? सूरत। ब्रिटिश कालीन फसली क्षेत्रों में सुमेलित नहीं था। बंगाल पटसन के लिए प्रसिद्ध था, असम चाय के लिए प्रसिद्ध था, पंजाब गेहूं के लिए प्रसिद्ध था और मद्रास कपास के लिए प्रसिद्ध नहीं था। किसने स्थायी बंदोबस्त के लिए एक दुखदायी एवं भयंकर भूल कहा है? टी.आर. होम्स ने। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? एरिक स्टोक्स। किसने कहा था धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है? दादाभाई नौरोजी ने। महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की थी? हाल्ट मैकेंजी ने। व्हिटले कमीशन किससे संबंधित था? श्रम से। कवास जी एन डावर ने 1853 सर्वप्रथम वस्त्रोद्योग की मिल कहाँ लगाई थी? तो बंबई के अंदर। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय जाता है ACL कलाई को। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रत्नचंद्र अग्रवाल ने। राजस्थान किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा आपको? तो कालीबंगा दुर्गीकरण के लिए, बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण के लिए, गणेश्वर काले चमकीले मृदबाण के लिए नहीं है, बेराट बौद्ध विहार के लिए, यानी ऑप्शन स है, नहीं पूछा है आपको। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया। निम्नलिखित में कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता संबंधित नहीं है? तो गिलुंड है, भगवानपुरा है, आबानेरी नहीं है, रोजड़ी है। आपको नहीं पूछा है तो आबानेरी नहीं है। आहड़ में खुदाई के बाद एक
4000 साल पुरानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे ए नामक टीले के नीचे दबा दिया गया, धूलकोट के नीचे। कौन सा कथन सही है? आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना सही है। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे कोठे कहा जाता था, प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं आहड़ से। निम्न में से राजस्थान की बना संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से। आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से असत्य पूछा है आपको, तो आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, बिल्कुल सही है। मिट्टी अथवा कच्ची मिट्टी से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, गलत है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्टर के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। तो आपको पूछा है असत्य कथन, तो ऑप्शन स राइट है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन हुआ? वी एन मिश्र। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? तो वी एन मिश्र। ध्रुवीकरण के पुरावशेष किस ताम्रकालीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से। पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे विराटनगर से मिले हैं, तो बेड़क नदी किनारे। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो आहड़। पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? तो बेराट का। निम्नलिखित में से किस स्थान से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो नौ से। नौ वर्तमान भरतपुर में है। मत्स्यराज द्वैतवन द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ करने के उल्लेख प्राप्त होता है? 14। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कौरव पांडवों के अधीन था? तो बीकानेर। पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस क्षेत्र में बिताया था? अलवर यानी बेराट में। किस महाजनपद में राजस्थान की कोई भूभाग स्थित नहीं था? तो मत्स्य सुरसेन अवंती था, लेकिन मगध में नहीं था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक था विराट। पांडव वंशी परीक्षित किसका पुत्र था? अभिमन्यु का। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। मत्स्य जनपद की स्वतंत्रता किस वंश में समाप्त की गई? नंद वंश में। पुष्कर के उत्तम भद्रों की मदद करने वाले विश्वदात किसका दामाद था? नहपान का। कौन सा सुमेलित नहीं है? मत्स्य अलवर के अंदर, सीवी चित्तौड़ में, योद्धे गंगानगर था और राजेंद्र शिखर नहीं था। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती वह कहलाता है पारिक दुर्ग। वह कौन सा जल दुर्ग नहीं है? कोशवर्धन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसरोगढ़ दुर्ग, भटनेर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? बाला किला। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1949 में। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? जैसलमेर दुर्ग। नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है? तो तारागढ़ अजमेर किले में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम रखा था जलालाबाद। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जालौर का किला। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। चुरू का किला, चुरू। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित है? चारचौमा मंदिर, कोटा। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है? गुर्जर प्रत्यार शैली से। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, सवाई माधोपुर से। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अलवर। जोगी, जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान का संबंध निम्नलिखित में किस ख्याल से है? जयपुरी ख्याल से। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? बीकानेर में। राजस्थान किस लोक नाट्य का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के एक प्रांगण में किया जाता है? रम्मत का। प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तो जयपुर का। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था? महाराजा प्रताप सिंह के काल में। चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? टोंक का। भील नृत्य गवरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला पात्र है? झामटिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? रबाज। निम्नलिखित में से किस लोकवाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल के खोल से जुड़ा होता है? तो रावण हत्ता। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य है? तो जंतर। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृहरि, निहाल दे आदि की ख्याल गाते समय निम्नलिखित में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो जोगिया सारंगी। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी। राजस्थान के एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में ताना के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? तो रावलों की मांदल। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र जो मंदिरों में प्रार्थना के समय, त्योहारों और धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है? नौबत। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा।
निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य के काम में नहीं आता है? 13 ताली में काम में नहीं आता है। मंजीरा काम में आता है, तानपुरा काम में आता है, चौतारा आता है, लेकिन डेरू काम में नहीं आता है। राजस्थान का राज्य वाद्य अलगोजा। गुरालियो क्या है? कालबेलिया का वाद्य यंत्र। नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहते हैं परिक्रमण गति। हमारी अक्ष अपने कक्षीय समतल के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। प्रदीप्ति व्रत वह है जो ग्लोब पर दिन तथा रात को विभाजित करता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 12 घंटे के समय में कितने अंश डिग्री का परिक्रमण करेगी? 180 डिग्री। दिन रात जिस कारण होते वह है भू परिभ्रमण। लीप वर्ष है 2000। लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष। उत्तर अयनांत अवस्था होती है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर पड़ती है 21 मार्च व 23 सितंबर को। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को। विषुव इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। विषुव यानी दिन रात बराबर होते हैं। उस समुद्र का नाम बताइए जिसमें उत्तरी भूमध्य रेखा धारा के ऋतु अनुसार अपनी दिशा बदलती है? हिंद महासागर। अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है पूछा है आपको? तो ब्राजील धारा ठंडी धारा नहीं है। बाकी पेरू धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा ठंडी धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आयोसियो दक्षिण प्रशांत नहीं है। फॉकलैंड धारा दक्षिण अटलांटिक बिल्कुल सही है। मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर बिल्कुल सही है। लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत नहीं है, यानी बी और सी सही है। बृहद जलाशय के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? तो चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? फंटी की खाड़ी में। किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण है चंद्रमा का परिक्रमण। एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वह 26 मिनट। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है समगोणिक। युति वीति बिंदु यानी साइजी की पद संदर्भित होता है जब चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी एक सिध में होते हैं। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सिध में इस तरीके से होते हैं तो युति वीति होती है, यानी ऑप्शन डी राइट है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। लघु ज्वार चंद्रकला के निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होता है? प्रथम एवं तृतीय पक्ष में। पृथ्वी के चंद्र विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण है अपकेंद्री बल की बहुलता। ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है पृथ्वी का अपकेंद्री बल तथा चंद्रमा व पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सर्वप्रथम आघात करती कहा जाता है अधिकेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड यानी कोर से गुजर सकती है? पी तरंग। भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र हैं एशिया के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र। भूपर्पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी लहर चलती है? एल। भूकंप में धरातल तरंगे होती है एल तरंगे। रिएक्टर स्केल का विकास किया गया 1935 में। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य फैला जलवायु कटिबंध है उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र कहलाता है भूमध्य रेखीय जलवायु। जिस अक्षांश पर वार्षिक एवं दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यूनानियों ने तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने जलवायु कटिबंध बांटा है? 3। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण तो निम्नलिखित में से क्या उपाय किया गया है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना, शिकार पर प्रतिबंध लगाना, उपयुक्त सभी। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। नीला ग्रह भी कहते हैं यानी जल ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। जल की कमी वाला प्रदेश है तो अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त सभी। सही मिलान कीजिए। वेदिका फार्म मृदा संरक्षण। जल ग्रहण पृथ्वी। मोस टुंड्रा वनस्पति। गिद्ध अपमार्जक। सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन, यानी ऑप्शन स राइट है। मकालू पर्वतीय चोटी जिस श्रेणी में स्थित है वह है हिमाद्री में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है? तो बोमडीला दर्रा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1, सूची 2 को। पर्वत श्रेणियां और चोटियां।
नीलगिरी पर्वत पे डोडा बेटा पर्वत चोटी है, सतपुड़ा पे धूपगढ़ पर्वत चोटी है, अरावली पे माउंट आबू है और हिमालय पे सागरमाथा पर्वत चोटी। ऑप्शन स राइट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट का प्रयोग करना। दर्रा और राज्य। शिव किला हिमाचल प्रदेश, निथी उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम के अंदर और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन स राइट है। तराई के दक्षिण में प्राचीन तलहट से निर्मित मेखला कहलाती है भांगर। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किसका भाग है? तो दक्कन का पठार का। पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है लघु हिमालय। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है क्रोटेशियस ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? थालघाट। मिनिकॉय द्वीप का निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से। निम्नलिखित उपाय में से कौन सा भारत में मृदा संरक्षण के लिए प्रभावकारी है? फसल चक्र बनाना नहीं है, वनारोपण है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से प्रोत्साहन करना नहीं है और स्थानांतरित कृषि को सीमित करना है, यानी 2 और 4। तो 2 और 4 यानी ब ऑप्शन सही है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है आपको। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश के अंदर, रेगर मृदा महाराष्ट्र के अंदर, लेटेराइट मृदा पंजाब में नहीं है, लाल और पीली मृदा छत्तीसगढ़ में है। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? चंबल घाटी सर्वाधिक प्रभावित है जिसको डांग क्षेत्र कहा जाता है। खादर बिट्टिया के संबंध निम्नलिखित कथन सही है। तो वे नदियाँ के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उनमें पौधों के पोषक तत्व अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। उनमें ऊसर भूमि के बड़े क्षेत्र होते नहीं है, यानी केवल 1 और 2 सही है, ब सही है। लाल मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फसल और मुख्य उत्पादक राज्यों से सुमेलित करना है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात के अंदर होता है, जौ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, रागी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। ऑप्शन अ राइट है। वर्ष 2011-12 में भारत में कौन सा राज्य मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र रखता है? कर्नाटक। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। गेहूं उत्पादक की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से 14 का अनुपात क्या है? कुल जनसंख्या का 30.76%, यानी ऑप्शन अ राइट है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? कुल प्रजनन दर को 2020 तक 2.1 लाना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण एवं नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म प्रस्तुत करता है? तो 949 ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात 929। जनसंख्या की आयु लिंग को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा आरेख उपयुक्त है? तो ब्लॉक आरेख। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। SC ST और महिला उद्यमियों को ऋण की योजना है स्टैंड अप इंडिया। राष्ट्रीय कौशल एवं उद्यमिता नीति जारी की गई 2015 में। छोटे दुकानदार और रेहड़ी वालों को ऋण योजना है PM स्वनिधि योजना। नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कितनी प्रतिशत आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न दिया जाता है? 75% ग्रामीण और 50% आबादी शहरी को। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई 2018 में। अरावली चोटियों को सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो सबसे पहले गुरुशेखर, फिर शेर, फिर जरगा और अचलगढ़। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो 1597 मीटर। आप ध्यान रखना 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो शेर किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। तो शेर से शेर और 1597। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अचलगढ़। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जालोर में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी बेसिन नेहड़, गग्गर मैदान नाली, शेखावटी प्रदेश जोहड़, नागौर उच्च भूमि डेरा पर्वत नहीं है। चारों ओर पहाड़ी से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। 56 की पहाड़ियाँ अवस्थित है बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है और 56 का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। ध्यान रख के आप 56 का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और 56 की पहाड़ियाँ पूछे तो बाड़मेर। 56 की पहाड़ियाँ अवस्थित है बाड़मेर में। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, यानी 1 4 5 2 3। पर्वतीय चोटी मिलान शेर सिरोही के अंदर, जयगढ़ जयपुर के अंदर
और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर, कुंभलगढ़ राजसमंद में। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। डांगलैंड किसका भाग है? करौली का पठार। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है? तो उत्खात स्थलाकृति। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो चंबल बेसिन का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो देशांतरी स्थिति। कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तापमान। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है रेतीली धरातल होना। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है जैसलमेर जिले में। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त चुने। दक्षिण राजस्थान में। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? जून में। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है जैसलमेर। लू शब्द से तात्पर्य है तो धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण पश्चिम भाग। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं एवं नलकूपों द्वारा। भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है आपको। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध में सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है हनुमानगढ़ जिला। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो राजस्थान, गुजरात का। माही परियोजना में लाभान्वित होने वाला जिला है बांसवाड़ा। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के संयुक्त उद्यम में? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में चंबल प्रोजेक्ट किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? राणा प्रताप सागर। मोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? सिंचाई के लिए। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल है हरिके बैराज। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी की है? तो प्रस्तावना संविधान का शाश्वत भाग है, अपरिवर्तनीय है। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना है? बेरोजगारी मामला। रीट में पूछा गया, थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत सबसे पहले निम्नलिखित में से किस न्यायिक निर्णय में दिया गया? केशवानंद भारती केस। भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियम किया गया 26 नवंबर 1949 को। अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, ये कथन उपयुक्त है के.वी. राव का। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्षता है लेकिन संघीय नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, यानी विचार की स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता है लेकिन नैतिकता की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया? तीसरी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? मद्रास से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित संघ यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से। स्वर्ण सिंह समिति के कितने मदों को नागरिक ने मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया गया? 8। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और से अक्षुण्ण रखे उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। 42 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया जिसके अनुसार संविधान में मूल कर्तव्य थे 10 मूल कर्तव्य। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का आदर करना है, संपत्ति की रक्षा करना है, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की रक्षा करना नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना है। आपको नहीं पूछा है, सर राइट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है? आम चुनाव में मतदान नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास है, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा है, संविधान का पालन तथा उसके आदेशों का सम्मान करना है लेकिन आपको पूछा है नहीं है तो एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क 6 में उल्लेखित नहीं है? तो पशु नहीं है। वन, झील और नदी है लेकिन आपको नहीं पूछा है तो पशु नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? वन, झील, नदी और वन्य जीव। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का ग कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? प्रभुता, एकता, अखंडता है, लेकिन आपको पूछा नहीं तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबद्धों के तहत प्रयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से। निम्नलिखित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है? आध्यात्मिक उन्नयन नहीं है। निम्नलिखित संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान भाग 4 में किया गया नहीं है। निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 से प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन सा राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? जस्टिस फारूक हसन। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाला जिला न्यायालय की कुल संख्या थी 19। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के सत्राधिकार में जजशिप थे 19। वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या है 50। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनके कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? तो एस.के. सिंह का निधन हुआ, श्रीमती प्रभा राव का निधन हुआ, निर्मल चंद्र जैन का निधन हुआ और दरबारा सिंह का निधन हुआ कार्यकाल के दौरान। स ऑप्शन राइट है, ABCD सभी सही है। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? कलराज मिश्र के समय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 4 बार। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 1967 में, 1977 में, 1980 और 1992 में। ऑप्शन राइट है। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ राज्यपाल कौन थे? तो श्री संपूर्णानंद राज्यपाल थे। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? तो M. चेन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य के विश्वविद्यालय के। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? तो राजस्थान राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के होते हैं। लेकिन आपको पूछा है सुशोभित नहीं होता है तो अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड नहीं होता है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है? ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952 से। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान राज्य में राज्य मंत्री पद पर आसीन रहे? जस्टिस फारूक हसन। राजस्थान में उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालय की कुल संख्या 19। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के सत्राधिकार में कितनी जजशिप है? 19। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 50। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1953 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो सामुदायिक विकास परियोजना को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना था। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। नागौर में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकार को जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 42। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति वर्ष था 1953। समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है अवसरों की असमानता। सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है व्यक्ति की, समाज की, सरकार की, यानी उपयुक्त सभी की। अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण है तो पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, भेदभाव और उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? बाल विवाह करना। 18वें लोकसभा के संदर्भ में सही कथन है। बीजेपी को 240 सीटें व 36.56 मत मिले। कांग्रेस को 99 सीटें व 21.19 मत मिले। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर लोकसभा में तीसरे सबसे बड़ा दल बना। उपयुक्त सभी सही है। 18 लोकसभा में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी? 74। 18 लोकसभा के संदर्भ में सही कथन को छाटिए। इस चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। बिल्कुल सही है। इस चुनाव में 8 राष्ट्रीय दलों ने भाग नहीं लिया। 2 राष्ट्रीय दलों को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। बिल्कुल सही है।
और राष्ट्रीय दलों ने लोकसभा की 346 सीटें जीती, बिल्कुल सही है, यानी 1, 3 और 4 ऑप्शन स राइट है। 70 के दशक में गठित निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव दिया? तारकुंडे समिति। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है आपको। तो भारत का चुनाव आयोग स्थायी संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है। आयोग के निर्णय को भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल गलत है। चुनाव और राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ मामलों में आयोग अर्धन्यायिक क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत आयोग संसद और राज्य विधायिका के आरूढ़ सदस्यों के चुनाव उपरांत योग्यता के मसलों पर सलाहकारी क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पूछा है सत्य कथन नहीं है, तो ब सही है। 1973-74 का नवनिर्माण आंदोलन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित था? तो गुजरात से। अब हम रीट लेवल 2 सामाजिक विज्ञान एसएसटी के शिक्षण विधि के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं शिक्षण विधियों के। प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, उपयुक्त परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। प्रायोजन विधि का जनक किसे माना जाता है? किलपैट्रिक को। प्रोजेक्ट कार्य के दौरान प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है शिक्षक के निर्देशन पर छात्रों द्वारा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रायोजन विधि का प्रयोग है स्वाध्याय के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए उपयुक्त सभी, यानी द ऑप्शन राइट है। शिक्षण प्रायोजन विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है। कौन सा मस्तिष्क उत्प्लवन का चरण नहीं है, पूछा है आपको। तो हिमभंजक के समस्या का परिभाषीकरण है, समस्या पर संकेंद्रण करना है, लेकिन परिकल्पना निर्माण नहीं है। पर्यटन प्रविधि का विकास किया प्रोफेसर रेने ने। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्षेत्र पर्यटन विधि। शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की 4 दीवारी के से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण या कथन किसका है? स्ट्रक का। मस्तिष्क उत्प्लवन विधि की उपादेयता है सृजनात्मक को प्रोत्साहित करना, नवीन विचारों को उत्पन्न करना, सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करना, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन द राइट है। मस्तिष्क उत्प्लवन विधि में हिमभंजक शब्द का अर्थ है परंपरागत विचार का खंडन। आदर्श शिक्षण विधि की विशेषता है क्रियाशीलता, सामाजिक गुणों का विकास, मनोवैज्ञानिकता, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन द राइट है। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें विद्यार्थी पर क्रिया अधिक हो। किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब संपादन में कठिनाई का आभास हो। उपरोक्त तथ्य ने योकम और सिम्पसन का। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, इसी स्थिति में आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अधिगम की क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है? विद्यार्थी स्वयं पर, अधिगम सामग्री पर, अधिगम विधियों पर, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन द राइट है। सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया संबंधित समस्या का कारक है अवांछनीय तुलना करना, बड़ों द्वारा अपमानित करने के अंदाज बातें करना, डराना, यानी उपयुक्त सभी। आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? उसके देरी के आने के कारण को जानकर। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में किस विधि को काम में लेना चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को। बालकों के कुसमायोजित होने का कारण है शारीरिक कारण, आनुवंशिक कारण, संवेगात्मक कारण, यानी उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य आधार व सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? प्रेरणा। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको, तो सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में सभी को करने को प्रोत्साहित करती है। केवल इसको छोड़कर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, ऑप्शन अ राइट है। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। सहायक सामग्री का जनक माना जाता है फ्राबेल को। सामाजिक विज्ञान किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? दृश्य श्रव्य सामग्री। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है मूल्यांकन के लिए, अनुभव साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए, यानी उपयुक्त सभी के लिए। एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के वर्गीकरण के लिए। एडगर डेल के श्रव्य दृश्य साधनों के अनुभव शंकु द्वारा किए गए वर्गीकरण सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? क्षेत्र भ्रमण अनुभव। अनुभव शंकु सबसे पहले किसने दिया था? एडगर डेल ने। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए साधन के रूप में। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्रव्य दृश्य सामग्री। नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है लिंग्वाफोन। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। श्रव्य दृश्य एवं ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण किया था एडगर डेल ने। प्रिंट मीडिया का संबंध है समाचार पत्र से, पुस्तकों से, पत्रिकाओं से, यानी उपयुक्त सभी से। कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह सिखाने में उपयोगी साबित हो।
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए विद्यार्थी द्वारा द्वितीयक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत करता है? एक सरकारी अस्पताल भ्रमण विजिट करना नहीं है, एक फिल्म की समीक्षा करना है, एक स्वतंत्र सेनानी का साक्षात्कार करना है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर किए गए वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री है, सिक्कों के संग्रहण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भ्रमण करना है, यानी BCDE द ऑप्शन राइट है। निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य है जिसे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान द्वारा अर्जित किया जा सकता है? समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास करना। सामाजिक विज्ञान को पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ है? छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। बच्चों का न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किए जाने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित शिक्षा नीति 1992, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, यानी उपयुक्त सभी द ऑप्शन राइट है। शिक्षण की सृजनवादी विचारधारा शिक्षक होता है, सुगम करता है, फैसिलिटेटर। बच्चों के संपूर्ण विकास को बुनियादी अधिकार के रूप में स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया गया है RT एक्ट 2009 में। सीखने के प्रतिबल सहायता करते हैं अधिगम में, अवसरों के निर्माण में, बच्चे के संपूर्ण विकास में, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन द राइट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए विचारणीय बिंदु है समुचित कक्षा का प्रबंधन, ICT का सहयोग, सुगम पाठ्यवस्तु, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन द राइट है। कक्षा 6 के विद्यार्थी के संबंध में प्रतिफल है दिन व रात ऋतुओं की समझ प्रदर्शित करना। कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान विद्यार्थी के संबंध में सीखने के प्रतिफल है तो मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट करना नहीं है, वायुमंडल की परतों को पहचाना है, वायुमंडल के संगठन व संरचना का वर्णन करना है, ऑप्शन ब राइट है। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, लेकिन व्यक्तिपरकता नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मूल्यांकन को निरंतर एवं व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है। तो मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, लेकिन प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन द राइट है। नहीं पूछा है आपको, द राइट है। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। इनमें से कौन से एक आंकलन की सीमा नहीं है पूछा है आपको? समय की कमी है, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति नहीं है, संकल्पनात्मक त्रुटि है, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व है, लेकिन आपको पूछा है नहीं है, तो भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति नहीं है। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय भागीदारी। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के साधन है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम है तो 3 आवश्यक परिस्थितियां है: शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। सामाजिक अध्ययन निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? निबंधात्मक परीक्षा। मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन द राइट है। निम्न में से मूल्यांकन का संबंध किससे है? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधि से, अधिगम अनुभव से, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन द राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान मूल्यांकन का उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना। सत्र के अंत में किए जाने मूल्यांकन को किस नाम से जाना जाता है? संकलनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रकृति होती है गुणात्मक, परिमाणात्मक और ब, यानी ऑप्शन स राइट है। हमने रीट पात्रता परीक्षा SST लेवल 2 वालों के लिए महत्वपूर्ण 200+ क्वेश्चन को हल किया है अंतिम समय में, अंतिम प्रहार एग्जाम के ऊपर। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न एग्जाम से पहले पूरे वीडियो को एक बार जरूर देख कर जाए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।